नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार आज आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। मैंने बताया मध्यम वर्ग वह वैचारिक क्रांति उत्पन्न करता है जिससे वो आने वाले समय के अंदर देश की जो रुग्णता है उस अवस्था को परिवर्तित करने का प्रयास करता है। ठीक है। मध्यम वर्ग के कारण वाणिज्यवाद के बाद में आपने देखा किस तरह से प्रबोधन के युग के बाद में पहली जिसकी परिणति आपको देखने को मिलती है अमेरिकी क्रांति में, उसी का द्वितीय संस्करण आपके फ्रांस की क्रांति में देखने को मिलेगा। फ्रांस की क्रांति ने यूरोप को 19वीं सदी के प्रारंभिक चरणों में बहुत प्रभावित किया और उसके आने वाले चरणों के अंदर उसने उपनिवेशों को भी इस प्रकार की क्रांति करने के लिए उद्देलित किया। ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति जिस कारणों से हुई थी वो कारण आर्थिक रूप से थे, लेकिन इसमें जो योगदान है वो मध्यम वर्ग का ही रहेगा। ठीक है। एक पहला कारण आपके राजतंत्रवादी निकोलसता से आशय यह है कि राजा की शक्ति पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। जिस प्रकार आप राजाओं के कथन सुनेंगे, लुई 14वां मैं ही राज्य हूँ, यानी राज्य वो अपने आप को मानता था। लुई 15वां पार्लमा एक ऐसी संस्था थी जो राजा की निकोलसता पे क्या करती थी, अंकुश लगाती थी। ये 13 थी जिनको क्या कर दिया, लुई 15 ने भंग कर दिया। ठीक है। लुई 16वां ये कहता था कि कानून वह सब चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ, यानी कानून जो मैं कहूँगा वो बनेगा, ये लुई 14वां। लेकिन लुई 14वीं के बाद के अंदर आप देखेंगे लुई 15 और लुई 16 में जितनी निकुंजता की पराकाष्ठा देखने को मिलती वो कम होती गई। ठीक है। एस्टेट प्रथम, ये आपको शब्द सुनने पर मिलेगा। एस्टेट का मतलब क्या था? फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांसीसी क्रांति से पहले समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को व्यक्त करता था। ठीक, करने वाली श्रेणी कि आपकी किस तरह से समाज के रेपुटेशन और किस प्रकार की आपका अनुक्रम है उसको क्या करता था, व्यक्त करता था। ठीक है। अब स्टेट की प्रथम बैठक 1302 में राजा फिलिप के समय हुई थी और 1614 के बाद से कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था स्टेट का। ठीक है। अब ये कुछ वर्ड हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। लेटर डी कैचेट विशेषाधिकार, जो विशेषाधिकार जन्मजात प्रथम स्टेट को और सेकंड स्टेट को दोनों को प्राप्त होते थे। ठीक। गवर्नमेंट एंड जनरलिटी, संख्या कितनी थी इनकी, 14। ये दो प्रांतों में विभक्त था, एक तो कुलीन सामंत वर्ग और इंटेंडेंट अंतोदा, यानी राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी के अधीन शासन। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे राजतंत्र की निकुंजता पे किसी प्रकार अंकुश लिया जाए वो आपकी वैचारिक क्रांति के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है। अब उसके बाद सामाजिक विभाजन आपके दो प्रकार से इस समय सामाजिक विभाजन था। किस प्रकार से कि एक तो था विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य जो आपके स्टेट प्रथम और स्टेट द्वितीय के अंदर शामिल थे। दूसरे वो व्यक्ति थे विशेषाधिकार विहीन जो तृतीय वर्ग में थे, जिसमें पूंजीपति वर्ग, आपके मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, श्रमिक वर्ग, सब के सब लास्ट के अंदर शामिल थे। और सबसे बड़ी बात, ये जो तृतीय स्टेट था इसी के ऊपर सारे के सारे कर्ज यानी टैक्स का बोझ इसी पे लादा गया था। ठीक है। इन दोनों फर्स्ट और सेकंड वालों से किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं लिया जाता था। ठीक। उसके बाद आर्थिक कारक देखेंगे। आर्थिक कारक के अंदर आपको देखें लंबे समय फ्रांस की यूरोप के अंदर एक अच्छी आर्थिक व्यवस्था थी, लेकिन जिस तरह फ्रांस का पतन उसके शासकों द्वारा लुई 15 द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध में और तथा सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लेने के कारण उनकी क्या हुई, जो आर्थिक दशा थी वो खराब होती गई। लेकिन वो आर्थिक दशा जब संपन्नता से अवनति की ओर चलता है तो क्या होता है, जनता का विद्रोह बहुत तेज़ी से होता है। ठीक। इसके अंदर मैंने आपको बताया लंबे समय से समृद्धि के बाद अवनति का काल, लोगों में विरोध, उसके बाद लुई 15 के कारण हुई ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारियों और सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लेने के कारण उसके ऊपर क्या हुआ, अधिक से अधिक आपको क्या देखने को मिलेगा, इस पर कर्ज की स्थिति बनेगी। किसानों से जो ये कर के प्रकार है ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा। टेले भूमि कर था, विंग टाइम ये आयकर था, गैबेल ये नमक कर था, यानी हर 7 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को 7 किलो नमक लेना अनिवार्य था।
कोर भी ये बेगार करता है, यानी बिना मेहनताना के आपको बेगार करनी है। टाइथ ये धार्मिक कर था जो चर्च के द्वारा लिया जाता था, ठीक है। ये कितना था, 1/10 भाग था। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा जो 1794 में समाप्त की गई, 1794 में समाप्त की गई, उसे बोलते लिब्रे। टाइल, टाइथ थे से आप ध्यान रखना, यह है धार्मिक कर, और टाइल है सीधा राज्य को देकर, यानी सीधा राज्य को प्राप्त होने वाले कर को क्या बोलते थे, आपके टाइल, ठीक है। उसके बाद दार्शनिक या विचारकों की, दार्शनिक या विचारकों की भूमिका आपको देखने को मिले। दार्शनिक और विचारों का जो समूह था, विचारकों का जो समूह था, उसे बोलते थे फैलाजाइस। क्या बोलते थे, फैलाजाइस। वाल्तेयर, दिदरो और रूसो, ये मेन आपके हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे वाल्तेयर, दिदरो और रूसो। इन्होंने क्या किया है, नेकुल्स राजतंत्र और विशेषाधिकार प्राप्त कुलीन वर्गों का तथा चर्च की अंधविश्वास पे कुठाराघात किया है, यानी उनके खिलाफ इन्होंने अपने जो भी विचार प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने किसी प्रकार की क्रांति की भूमिका उसमें योगदान नहीं रखते, ठीक है। क्रांति ये नहीं चाहते थे, लेकिन इन्होंने जनमानस को क्रांति की ओर अग्रसर करने का कार्य किया, ठीक है। इनके द्वारा की गई कहती, जैसे वाल्तेयर, फास्वा मारी आवरिया, ये क्या है, इसका वास्तविक नाम है, मूल नाम। इनका नाटक है इटिपस, और कहती फिलोसफिकल लेटर्स ऑन इंग्लिश। लुई 14वें के युग की एक इनकी किताब है, टेट्राजल एंड टॉलरेंस, ठीक है, ये इनकी बुक है। उसके बाद रूसो के अंदर सोशल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक अनुबंध, जिसमें ये कहते हैं मनुष्य जब पैदा होता है स्वतंत्र होता है, लेकिन बाद में वो जंजीरों से घिर जाता है, ठीक है। एमिल के अंदर बच्चों को प्रोत्साहन देने की किताब है। नेपोलियन ने कहा है, नेपोलियन बोनापार्ट जो आगे अपन पढ़ेंगे, रूसो नहीं होता तो फ्रांस में कभी क्या होती, क्रांति नहीं होती। मॉन्टेस्क्यू, ये आप देखोगे आत्मा यानी कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, और इनकी दूसरी कृति है पर्सियन लेटर्स, ठीक है। उसके बाद विचारक है दिदरो, इन्होंने 1772 में 17 खंडों को संकलित किया और एक क्या बनाई, विश्वकोश का प्रकाशन किया, ठीक है। इस विश्वकोश को एनसाइक्लोपीडिया को इसके सहयोगकर्ता डी एलम बर्ट थे। इन्होंने कहा बौद्धिक चेतना को क्रांति की आत्मा कहते हैं, यानी जब बुद्धिमान हो जाओ, बुद्धि के अंदर चेतना आ जाए, तो वो क्या कहलाएगी, क्रांति की आत्मा। केवेसन एक प्रकार का आपका एक अर्थशास्त्री था, जिसने तृतीय स्टेट पर लगाए जाने वाले करों का विरोध किया था, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये तात्कालिक कारण मैंने आपको बता दिया कि आर्थिक दशा थी, क्योंकि फ्रांस के ऊपर अत्यधिक कर्ज की व्यवस्था हो गई थी। कर्ज की व्यवस्था होने के कारण उसको ये कर्ज चुकाने के लिए टैक्स लगाना था। अब टैक्स पहले ही मैंने बताया, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तृतीय स्टेट ही सारा टैक्स देता था, प्रथम और द्वितीय टैक्स देते नहीं थे। और प्रथम और द्वितीय स्टेट को टैक्स लेने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, अधिवेशन। अब इसमें आपके ये क्रम पूछा जा सकता है। तुर्गो पहला वो क्या नाम है वहाँ का वित्त मंत्री, जिसने कोई कर नहीं लगाया, नेकर, फिर उसके बाद कैलोन, ब्राइन, और उसके बाद में नेकर दोबारा बनता है। नेकर को फिर दोबारा अधिकार दिए जाते हैं, अधिकार दे के इसको वापस वित्त मंत्री। 1788 में स्टेट जनरल का चुनाव होता है, जिसमें 3 प्रकार के लोग भाग लेते हैं, सामंत, पादरी और सब साधारण। वही फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। अब लेकिन इसमें क्या होता है, राजा द्वारा तृतीय स्टेट की संख्या दुगनी कर दी जाती है। और काहिया, ये वर्ड है, मतदाताओं द्वारा अपने शिकायत पत्र या सुझाव जो प्रतिनिधियों को दिया जाता था, उसको स्मृति पत्र को क्या बोलते थे, काहिया, ठीक है। उसके बाद स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें प्रथम और द्वितीय में नेकर के काल के अंदर नेकर बोलता है कि साहब अब इन पर टैक्स लगेगा। स्टेट जनरल का अधिवेशन का आयोजित करने के लिए बात की जाती है। अब लेकिन वहाँ पे क्या होता है, विवाद हो जाता है। प्रथम और द्वितीय बोलते हैं कि आप मत के आधार पे कीजिए, प्रथम और द्वितीय बोलते हैं कि आप संख्या के आधार पे कीजिए, यानी जो चैम्बर्स है उसके अकॉर्डिंग आप मताधिकार दीजिए। ये बोलते हैं नहीं, जितने हम लोग हैं उन सबका मत काउंट कीजिए, ठीक है। तो इस वजह से विवाद होता है। विवाद होने के बाद 17 जून 1789 को तृतीय स्टेट क्या कर लेता है, राष्ट्रीय असेंबली या नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा की घोषणा कर देता है, स्थापना कर देता है। फिर 17 जून के बाद 20 जून की घटना। अब ये क्या होता है, ये अपने आप को घोषणा कर देता है कि हम ही क्या है, राष्ट्रीय सभा हैं, और हमारे कहने के यानी हम ही क्या है, पूरे
जो जन समूह है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। 20 जून को टेनिस कोर्ट की शपथ होती है, क्योंकि इस पर ताले लगा दिए जाते हैं, तो टेनिस कोर्ट में चले जाते हैं, वहाँ सभा करते हैं, किसके नेतृत्व में, मिराबो में। और एक शपथ पत्र तैयार करने वाला जो था वो मोनियो था। शपथ ली जाती है कि जब तक हमें अपने अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, ठीक है। उसके बाद 23 जून को आपको राष्ट्रीय सभा को वैधानिकता प्राप्त कर दी जाती है। किसको मान्यता, किसके द्वारा, राजा के द्वारा मान्यता दे दी जाती है, किसको, राष्ट्रीय सभा को, नेशनल असेंबली को। 9 जुलाई को आप देखेंगे 1790 नेशनल असेंबली द्वारा किसकी, संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दी जाती है। फिर 14 जुलाई 1789 के अंदर बास्तिल दुर्ग का पतन। बास्तिल दुर्ग एक कैदियों को यहाँ इकट्ठा रखा जाता था, उसका पतन होता है, और यहाँ से ये आपको देखने को मिलेगा कि क्रांति की प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। बास्तिल एक राजतंत्र का प्रतिनिधित्व करता था, जिसको अपने नष्ट कर दिया, तो ये क्रांति का प्रतीक सिद्ध हुई, ठीक है। इस पर भाषण किसने लिखा है, कैमेलो डी मोला का भाषण दिया था यहाँ पे। 17 जुलाई को आप देखोगे लुई 16वां पेरिस आता है, और उसने 3 तमगे लगा रखे। 3 तमगे का मतलब विशेषाधिकार जो प्रथम द्वितीय स्टेट थे उनके लगा रखे थे, यानी उसने परिवर्तन को स्वीकार कर लिया। और पेरिस में पहुंचने के बाद एक नई सरकार की उसने स्थापना को स्वीकार किया, जिसे बोला रखा पेरिस कम्यून। उस नई सरकार का नाम क्या था, पेरिस कम्यून, ठीक है। अब संविधान बन गया। संविधान के निर्माण के कार्य के अंदर जो संविधान बना, तो उसके बाद में जो कार्य हुए उसमें देखिए आप, विशेषाधिकार क्रांति, यानी जो आपके प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और जो इनको अधिकार प्राप्त है वो सब खत्म कर देंगे। ये ध्यान रखना, 4 अगस्त 1789 को। दूसरा मानवाधिकार की घोषणा 27 अगस्त 1789 को। ये विश्व को इसकी फ्रांस की देन है, ठीक है। उसके बाद चर्च संबंधी प्रावधान, पहले चर्च के पास सारी संपत्ति होती थी राष्ट्र की, अब उसकी संपत्ति छीन ली गई और राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दी। तालीरा नामक बिशप इसके अंदर संशोधन करने के लिए अपनी तरफ से घोषणा करता है। आर्थिक सुधार, कागजी मुद्दा जिसे आसिया कहते हैं, SNI। नवीन संविधान जो तैयार हुआ था 1791 में, जो लिखित संविधान था, ठीक है। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। नमस्कार।